पुलिस अथॉरिटीज से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट है, वो भली भांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी है। इन 2 स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। किसी ने कुछ हासिल किया है तो अपनी मेहनत से हासिल किया है, जैसे मैंने किया है, जैसे श्रीमान जी ने किया है। मैंने एफआईआर वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहां पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूं और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर एफआईआर करेगी, मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूं। मैं आप सभी को बता दूं, शादी के 1 साल तक हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसीलिए हम लोग लीगल सेपरेशन नाम का एक शब्द है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ये बात वहां से मेरे दिमाग में डाली गई कि म्यूचुअल सेपरेशन के लिए मैं रेडी हूं, अपना सहयोग दूंगा और हम इस चीज से आराम से भली भांति अलग हो जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि वहां से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी। और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। ओशन मुझे मेंटल टॉर्चर करती है, मेरे परिवार पे दबाव बनाती है और मुझे मेंटली भी परेशान करती है, लेकिन मैं अभी भी ये पारिवारिक मामला है और इसे मनाने में लगा हुआ हूँ, सुलझाने में लगा हुआ हूँ। इस दौरान में जब मेरी श्रीमान जी से बात हुई, जब वो मुझसे बात करने आए, तो जब मैंने पूछा कि क्या वो स्टेटमेंट आपने दी है, तो वो साफ मुकर गए इस बात से। वो कहते हैं कि मीडिया वाले झूठ कह रहे हैं। मैंने मीडिया को ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, इंडियन एक्सप्रेस तक, ट्रिब्यून तक, और जितने भी रीजनल पेपर्स थे, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, सब में ये बात आई थी कि विशाल नेहरिया की स्टेटमेंट आई है कि ओशन भी मेरे पे दबाव बनाती है। तो जब मैंने इस बात को पूछा कि आपने ये स्टेटमेंट दी थी, तो वहां पे वो मुकर गए, कहते हैं मीडिया झूठ बोलती है, मीडिया ने इस तरह से किया है। तो मैंने ये कहा, अगर आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सच बोल रहे हैं तो आपको मीडिया को डिफेमेशन नोटिस देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो गलत को गलत बोलना चाहिए। बट वो नोटिस आज तक नहीं गया और वो नोटिस कभी जाएगा भी नहीं। क्यों जाएगा? क्योंकि श्रीमान जी का झूठ वहां पे पकड़ा गया। मेरा केस जुलाई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मशाला में लगा था और उसके बाद से उसकी प्रोसीडिंग्स होती रही। मीडिएशन की डेट जो है वहां पे पड़ती रही। मीडिएशन में भी जनाब जो है वो फुली टैक्टिक्स जो उनके हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, वो यूज कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उन्होंने पूरी कोशिशें की। मेरे 2 वकील के सामने उनके 6 वकील, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। वहां पे उन्होंने ये चीज ठान ली थी कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगा। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि बकरी है, जाएगी कहां तक, कसाई की तलवार से कब तक बचेगी। लीगल सेपरेशन में जब मीडिएशन हुई, मीडिएशन फेल हो गई, उसके बाद इन्होंने जो डिलेइंग टैक्ट्स अपनाया वो ये अपनाया कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो केस ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, एक एप्लीकेशन लगा के। मेरे पेरेंट्स, हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हम लोग कोर्ट आते थे, ये तो श्रीमान जी कोर्ट भी नहीं आते थे, इनकी जगह इनके एडवोकेट्स आ रहे हैं। फुल ऑन हैरेसमेंट चली हुई है वहां, कोर्ट में भी चली हुई है। मेरी मम्मी, मेरे पिताजी सब खड़े हुए हैं लाइन में। मेरी मम्मी हाथ जोड़ के बोल रही है, जज को भी कह रही है कि सर आप सुन लीजिए, ये तंग कर रहा है, पीछे से स्टॉकिंग कर रहा है। मैं हिपा में रही ट्रेनिंग में, मुझे इतना परेशान किया गया, हिपा में घुसने की कोशिश की गई, मुझे ढली चौक में कंप्लेंट करनी पड़ी पुलिस स्टेशन में। मैं अपने ट्रिप पे गई थी राजस्थान, वहां पे भी इन्होंने मेरे को फोन करके आधी रात को अननोन नंबर से ड्रिंक की हुई हालत में गाली गलौज किया मुझे, मेरी मदर के लिए इतनी गंदी बातें बोली। कॉल्स, मैसेजेस, स्टॉकिंग। जब मैं शिमला से धर्मशाला आती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए,
तो मीडिएशन के वक्त भी ये क्या करते थे, ये स्टॉक कर लेते थे कि मेरी गाड़ी कौन सी गाड़ी में मैं जा रही हूँ। और ये मुझे इन्होंने 2-3 बार हमीरपुर में रोका, मेरी गाड़ी के एकदम आगे आ गए और मैं एक्सीडेंट होने से बची। छोटी सी गाड़ी थी कोई सुजुकी, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो इस प्रकार की हरकतें करता पाया गया है। द थिंग इज, जिस प्रकार महाशय को अपनी लाइफ में डिग्निटी के साथ रहने का हक है, उसी प्रकार मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों, मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों, मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदर नगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है आप फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता ना कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके ये सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में रह रही हैं, उसके बाद से श्रीमान जी रात को लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी खिड़की के नीचे जोर जोर से सिगरेटों पे सिगरेटें और जोर जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तू 60,000 बंदा लेकर आ जा, तू ऐसा कर ले। कौन सा प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है? जब रात को 1 बजे, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं 1 बजे मेरे कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि जैसे खोल। मैंने नहीं खोला, मैंने तुरंत एएसपी कांगड़ा को, एएसपी हमीरपुर को मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे एएसपी साहब ने कहा कि कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। जोर से दरवाजा बजा और फिर मैं डर गई, मैं सहम गई और फिर उसके बाद वो चले गए वहां से। सुबह हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, ये बोल के कि मेरा हाल तो पूछ लो। 2 दिन बाद वो पट्टी गायब। तो क्या नौटंकी करना भी इसमें, मतलब ये इस पेशे में है? सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हाँक के वापस ले आओ कि तू मेरी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए। हाई कोर्ट में वो केस अब जो है अप्रैल तक लटक चुका है। ये सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई है, दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है। 14 तारीख को, अभी जो 14 जनवरी है यानी कल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1st क्लास धर्मशाला में जो है वहां पे हियरिंग है श्रीमान जी की। तो मुझे इस मोमेंट पे यहां तक आना पड़ा बिकॉज ऑफ हिम। माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की डीपी चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसी ऐसी हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ठीक है तो आज के वक्त में आप लोगों के सामने क्यों बैठी हूं? अगर वो इतने सभ्य और इतने सुशील हैं, अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन डाली है,
अगर वो इतने सच्चे हैं तो आज मैं यहां क्यों हूं? मेरा आज का पॉइंट यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर, आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना, डांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। जो पावर का अब्यूज धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की, कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहां भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है, सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीजें मेरे साथ हो रही है, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरा पर्पस डिफीट है हर चीज का। और जहां तक बात है कोर्ट की, तो कोर्ट में ठीक है चीजें जा रही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है फैसला मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा। लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है। क्योंकि मैं तो आज अकेली हूँ यहाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज को संभालने में। कई लोग मुझे गालियां देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियां लिखें तो प्लीज एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर याद रखना। इस बार आप गालियां लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा जरूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिजिकल अब्यूज खत्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोस, मेरी पुरानी नई वीडियोस जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन दी एंड मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ कंटेस्टेशन के लिए, बट ये है कि फिर वो सच्चाई के साथ बाहर आए। फिर ये ना दिखाया जाए कि पत्नी रूठ कर भाग गई है और मैं मना रहा हूँ। ये कोई अटखेलियां नहीं चली हुई है। शादी कब हुई थी आपकी? 26 अप्रैल ईयर 2021। और ये फिर कब से शुरू हो गया? सर ये तो शादी के पहले भी इंसिडेंट हुआ है मार पिटाई का, लेकिन वो कहता है ना कि हम हर इंसान को मौका देते हैं, तो मैंने भी दिया सर, दिया। टू द सीएम ऑल्सो, इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोका जाए, झूठे नैरेटिव्स को तोड़ा जाए और मुझे डिग्निटी के साथ जीने दिया जाए, बिकॉज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वो मैं भी डिजर्व करती हूँ। मैं भी धर्मशाला से हूँ, मैं भी हिमाचल से हूँ, मैं भी इंडिया से हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू अपील। थैंक यू सो मच।